आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहिए, बाहर नहीं निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सबसे पहले जानते हैं झारखंड का अपडेट कोरोना को लेकर क्या है। तो अब तक 223 पॉजिटिव केस झारखंड में सामने आ चुके हैं और कल 6 नए पॉजिटिव केस मिले थे। लोहरदगा और रामगढ़ भी कोरोना संक्रमित बन चुका है। झारखंड के 24 में से 17 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। इधर रांची में रिकवरी रेट पूरे देश में सबसे अधिक है। रांची के 104 में से 83 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। रिम्स में रोजाना 600 सैंपल्स की जांच का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में कोरोना के 63 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तकरीबन 13.7 जो दिन है इसमें मरीज दोगुने हो रहे हैं। गरीबों के लिए 31 मई तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। दीदी किचन का संचालन जारी रहेगा। चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन 4 में छूट देने को लेकर आज शाम तक फैसला होगा और इसके लिए अधिकारियों के साथ वे एक बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद ही किस सेक्टर में कितनी छूट देनी है उस पर फैसला होगा। और इसके साथ सड़क पर लगातार पैदल चल रहे प्रवासियों मजदूरों की मौत पर सीएम ने चिंता जताई है और साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रवासी को पैदल चलने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके वापस लौटने का इंतजाम कर रही है और इसके साथ उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोटा मोटी लगातार हम लोगों की नजर है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहां ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे। चिंता का विषय है। आज मजदूरों के लिए घर वापसी के लिए गाड़ियों तो छोड़िए, इनकी मृत्यु होने के बाद भी एम्बुलेंस उनको उपलब्ध नहीं होता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम अपने संसाधनों से जितना सहूलियत देने का प्रयास है हम देने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जहां हमें सरकार को अपनी एक संवेदनशीलता के साथ इन मजदूरों के साथ खड़ा रहने का हमने संकल्प लिया है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण सरकार की लाख कोशिश के बाद भी बढ़ता दिख रहा है और अब तक झारखंड के 24 जिलों में से 17 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कल लोहरदगा के बाद रामगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिला और कल मिले 6 कोरोना के संक्रमित मरीजों में रामगढ़ के 2 जबकि लोहरदगा से 1 मरीज हैं। वहीं रांची, हजारीबाग और देवघर से भी 1-1 मरीज मिले। हालांकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रांची रोल मॉडल बनकर उभरा है। रांची में अब तक कोरोना के 104 केस मिले हैं। अच्छी खबर यह है कि यहां से 83 मरीज स्वस्थ होकर लौट चुके हैं और संक्रमण के 21 सक्रिय मामले ही बचे हैं। अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले कुछ दिन में रांची रेड जोन से बाहर आ सकता है। और इस बीच पलामू से एक बड़ी खबर आ रही है, राहत भरी खबर। पलामू में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। यह अच्छी खबर है। सभी मरीजों की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में इनका इलाज चल रहा था, इनकी जांच कराई गई और दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सभी 5 मरीजों को घर भेज दिया जाएगा। और पहला कोरोना मरीज मिलने के बाद लोहरदगा अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम भी सख्त कर दिए हैं और नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस कर्मी जो हैं लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
वाली गाड़ी को नज़र रख रहा हूँ। बाइक, कार, कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रक सारे को चेक करके अच्छे से जाने दे रहा हूँ देख के, और अदरवाइज जो भी अनअलाउ अनऑथराइज घूम रहे हैं उसको वापस घर लौटने को बोल रहा हूँ। और रेड जोन से आ रहे प्रवासियों और जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद सरायकेला जिला प्रशासन काफी चौकस है। राज्य सरकार की तरफ से 1000 कोरोना जांच किट मिलने से प्रशासन को राहत मिली है। अब जिले में औसतन 50 सैंपल्स की जांच की जा रही है और आपको यह बताएं कि जिले में अब तक 800 लोगों की जांच की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक जिले में एक भी कोरोना केस नहीं आया है। पूर्व में थोड़ा सा कम थी बीटीएम, लेकिन अब हमारे यहाँ एडिक्वेट बीटीएम है। अभी मेरे पास लगभग 1000 बीटीएम है कि मेरे पास 1000 है। अब जांच में भी तेजी आएगी और हम लोग मैक्सिमम केस को अब कवर करेंगे और सबकी जांच कराकर प्रयास करेंगे। कोई पॉजिटिव तो नहीं है, और अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आगे कार्रवाई करेंगे और ज़्यादा बीटीएम मंगाने का प्रयास करेंगे। और चलिए खबर ये आ रही है कि 1303 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक के मंगलुरु से धनबाद पहुंच चुकी है और इनमें झारखंड के अलावा बिहार के मजदूर हैं। कई मदरसा के छात्र हैं। प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग की है, इन्हें गृह जिलों के लिए रवाना कर दिया है। आपको यह बताएं कि मंगलुरु से कई मजदूर साइकिल से ही चाईबासा और सरायकेला के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद विजयवाड़ा में इन्हें झारखंड आ रही ट्रेन के बारे में पता चला और ये ट्रेन से धनबाद पहुंचे। बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला सर। उधर कोई काम धंधा नहीं था, बैठने से नहीं, मालिक कुछ नहीं पूछ रहा था, इसी के लिए चले। बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ। कभी लगा नहीं कि वहाँ की सरकार मदद करे, स्थानीय लोग मदद करें, ऐसा कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं, अचानक बंद नहीं हुआ। महामारी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब अपने हम लोग अपना मन बना लिए यहाँ रहने से अच्छा होगा कि हम लोग अपना गांव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। रांची के बस स्टैंड पर इन लोगों को उनके गृह जिले तक ले जाने के लिए सरकार की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन इसमें कुव्यवस्था का आलम दिख रहा है। यहां बैठे लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक महकमा मौके से नदारद है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा सब यहाँ क्वारंटाइन में हम थे, हमारा सब नेगेटिव है, और किसी का निकल गया तो फिर हमको झेलना पड़ेगा। 20 दिन 21 दिन तो हम यहाँ झेल चुके हैं। प्रशासन नाम लिख के गया है, अब देखिए क्या करता है। क्या बोले हैं वो? बोले हाँ मतलब मिल जाएगा, आधा घंटे के अंदर मिल जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं। मेरा दूसरा राज्य में ठीक व्यवस्था था, लेकिन मेरे राज्य में हम आके हम लोग सुबह से भूखे हैं। तो जाना है पाकुर। किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ से आपको पाकुर पहुँचाने? देखिए सब तो अधिकारी आया है, लिख के ले गया है। इधर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी से गोड्डा में लोगों का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। उनके सामने सरकार की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। प्रशासन ने सभी प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर या फिर उनके प्रखंड तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का दावा किया। इसके बाद श्रमिकों को वाहन नहीं मिल रहा और वो कड़कड़ाती हुई धूप में पैदल ही कई किलोमीटर तक सफर करने के लिए मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ परेशानी यह है कि वो ना अपने गांव जा सकते हैं, ना ही क्वारंटीन सेंटर्स पर इन्हें रहने की व्यवस्था है। नहीं खाया। अच्छा। तो बहुत देर तक रहे, खाना कीन के लाता है तो वो भी नहीं दिया, दुकान में नहीं दिया। चले आए बोले तो हम लोग अपना स्कूल है उधर, वहीं पर रहा रात भर और 7 बजे यहाँ चले आए। और लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके बावजूद लोग पैदल, साइकिल या फिर ट्रकों पर लदकर सफर कर रहे हैं। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दुमका से हर रोज दर्जनों गाड़ियां गुजर रही हैं। इनमें ज्यादातर वाहन पश्चिम बंगाल से हैं और एक चेकपोस्ट से गुजर रहे एक ट्रक में 42 लोग सवार थे। ये सभी गुजरात से पाकुड़ जा रहे थे। हम लोग 2 महीना गुजार दिया हूँ, जबकि वहाँ पे तो आप हमारा ममता बनर्जी कुछ किया ही नहीं, तो हमको उसके बारे में क्या हमको अपना सोचना। मरना तो ऐसे ही मर जाएंगे, वैसे करना फरना कुछ नहीं है। अभी आज के डेट में जो हुई है, जो मतलब जो कंडीशन आई है, और गरीबी लोग जो है सब कोरोना भूल गया है, कोरोना भूल गया है। तो अब कैसे घर जाना, इसमें सब लोग व्यस्त है।
और रांची के कोरोना कंटेनमेंट जोन में शनिवार और रविवार की रात सुरक्षा कर्मियों के साथ भीड़ ने पत्थरबाजी की थी और इसके बाद हिंदपीढ़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौकसी के लिए जिला पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं 6 डीएसपी को हिंदपीढ़ी में तैनात किया गया है। चलिए, बिना डॉक्टर का अस्पताल, सुनने में बात आपको अजीबोगरीब लगती होगी, लेकिन यह बात है 100% सच। खूंटी के नक्सल प्रभावित इलाके अड़की में झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की तरफ से अस्पताल का संचालन किया जाता है। कल्याण विभाग ने अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी दीपक फाउंडेशन नाम की स्वयंसेवी संगठन को दे रखा है। अस्पताल में पिछले मार्च महीने से ही कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। वहीं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी जो मशीनें हैं उसमें जंग लग गई है। नर्स, पैथोलॉजिस्ट और आयुष डॉक्टर ही अस्पताल को चला रहे हैं। रात में एमबीबीएस डॉक्टर अभी फिलहाल नहीं रह रहे हैं। एक डॉक्टर हमारे पास थे जो कि 31 मार्च को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, मतलब उनका राज था 31 मार्च पर। उसके बाद अभी चूँकि कोरोना चल रहा है और बंदी भी है, इसलिए हमारे पास कोई नए रिक्रूटमेंट हम नहीं कर पाए हैं मेडिकल ऑफिसर की। हम इस पर निरीक्षण करके आपको जो भी दोषी होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या होना चाहिए मैम? क्या यह सही है कि बिना एमबीबीएस डॉक्टर के? डॉक्टर तो होना चाहिए, बिना डॉक्टर का मरीज का इलाज कैसे होगा? नहीं, ये बात मेरे भी संज्ञान में आई है। मैं आज ही इस संबंध में खूंटी जिले के डीसी साहब से मैं बात करूंगा और मैं बोलूंगा कि कम से कम जो प्रॉपर एक अस्पताल में को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे उसके लिए वो भी चीज़ें, चाहे इक्विपमेंट से लेकर जितने भी चीज़ें होती हैं वो कम से कम प्रॉपर रहे। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कोल सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया और ऐसे में देश के सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाले राज्य में से एक झारखंड पर इसका गहरा असर पड़ेगा। राज्य में पहले से ही 22 कोल माइंस नीलामी के लिए तैयार हैं। अब केंद्र के इस फैसले के बाद इन माइंस को निजी हाथों में सौंपने की संभावना बढ़ गई है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों को भी निजी कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। देश में कोयला के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक झारखंड है। देश भर में मौजूद कोल रिजर्व का 39% हिस्सा झारखंड में है। कुछ आंकड़ों की मदद लें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अप्रैल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 83,152 मिलियन टन कोल रिजर्व है। इनमें 45,563 मिलियन टन कोल रिजर्व प्रमाणित है। वहीं 31,439 मिलियन टन मिलने की संभावना बरकरार है। इधर राज्य में पहले से ही कोल माइनिंग का काम सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल कर रही है। साथ ही आने वाले 2-3 वर्षों में झारखंड में कोयला क्षेत्र में तेजी से विस्तार होने की संभावना है, जिससे रोजगार बढ़ने के आसार हैं। फिलहाल राज्य में 22 कोल ब्लॉक की नीलामी होनी है, जिनमें अशोक करकट्टा, ब्रह्मडीहा, बुंडू, बुराखापस्माल, चकला, चितरपुर, कोरियाटांड, कोंदुलपारा, जयनगर, जगेश्वर और खास जगेश्वर, लालगढ़ नॉर्थ, लातेहार, महुआगढ़ी, नॉर्थ दहादू, पतरातू, राजहरा नॉर्थ, राउतास क्लोज्ड माइन, सेरेनग्रहा, सीतानाला, उर्मा पहाड़ी टोला, महुआ मिलान, तोकिसूद 2 शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि केंद्र ने कॉमर्शियल माइनिंग यानी कि निजी कंपनियों को खनन के साथ साथ कोयला बिक्री का भी अधिकार दिया है। इससे झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी, बल्कि जमकर माइनिंग भी होगी। लोगों में तो जब प्राइवेट ओपन मार्केट में होगा तो जॉब तो कुछ जनरेट तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन आपदा की घड़ी में भारत सरकार जो डिसाइड करती है, झारखंड सरकार जो करती है, हम लोग तो उसके साथ हैं। जो डिसीजन कर रही है और लग रहा है कि सरकार जो भी करेगी पब्लिक के फायदा के लिए ही करेगी। इस पीरियड में कोई सरकार इधर उधर गलत काम करने का हिम्मत नहीं करेगी। बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है बहुत को जॉब मिलेगा उसमें। ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये सब ध्यान में रखा गया होगा, इसलिए ऐसा की है। 50 का अगर नाम आ जाए और इसमें अगर 4-5 भी झारखंड का है तो उसके चलते तो न्यू वेन्यूज खुलेगा। हमारे जितने भी बाहर से लेबर आ रहा है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कोल प्रोडक्शन झारखंड का बढ़ेगा
और चूंकि डिस्टेंस वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका पावर प्लांट कौन सा होना चाहिए, तो 90% चांस है कि ये नियर बाय ही पावर प्लांट में जाएगा, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा और इससे झारखंड को बहुत फायदा होगा। इधर राज्य सरकार इस फैसले के बाद नफा नुकसान का आकलन करने में जुटी है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो प्राइवेटाइजेशन करना घातक है। हम आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। 70 के दशक में कोल का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके पहले क्या स्थिति थी? सब तो प्राइवेट के पास। क्या सरकार को पैसा मिलता था? कितना मिलता था? आप प्राइवेटाइजेशन तो यहां पहले से था, उसके खामियों को दूर करने के लिए मैडम इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण से फायदा हुआ देश को, राजस्व की वृद्धि हुई, कोल के इलीगल कारोबार में रोक लगी। आप फिर वही करने जा रहे हैं। बहरहाल 2023-24 तक कोल इंडिया की सालाना उत्पादन क्षमता 1 बिलियन टन करने का लक्ष्य है। कोल सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। ऐसे में भले ही कोल सेक्टर निजी हाथों में रहेगा, मगर इसके जरिए बड़े पैमाने पर नियोजन के अवसर मिलने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को कैसे मजबूती दी जाए और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का मंत्र दिया था और आज पाकुड़ में सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं इसी मंत्र को जमीन पर उतारती नजर आती हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में मशीनों का ये शोर प्रधानमंत्री के मंत्र लोकल के जरिए वोकल को बुलंद बना रहा है। यहाँ देवीनगर पंचायत के खिरुडी गांव में सखी मंडल से जुड़ी 6 महिलाओं के समूह ने मिनी दाल मिल लगाकर स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। सखी मंडल से जुड़ी दीदियों ने गांव की ही महिला किसानों के उगाए अरहर दाल की प्रोसेसिंग कर स्थानीय बाजार में उतारने का फैसला किया है, ताकि पहले की तुलना में ज्यादा मुनाफा हो पाए। अरहर का खेती करते हैं ना, तो उसमें गोटे में बिक्री करने के लिए हम लोग को थोड़ा कम दर में लेते हैं, तो हम लोग सोचे कि दाल मिल का थोड़ा व्यवस्था कर लेते तो शायद हम लोगों को अच्छा रेट में बेच सकते हैं। ये दाल का मशीन है, ये जितने भी दाल है टोटल दाल बन जाती है। ये हम लोग खुरीडी महिला उत्पादक के समूह के माध्यम से हुई है। दाल इस बार उपज हुआ है, उसको हम लोग गोटा ना बेच के उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन दे के मिल में उसमें दाल तोड़ा के अगर बेचेंगे उसमें सही रेट मिलेगा दीदी लोग को। मिनी दाल में सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल महेशपुर प्रखंड में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 1000 महिलाओं को उन्नत किस्म की अरहर बीज उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जैविक खाद की मदद से महिलाओं ने अरहर समेत दूसरे दालों का उत्पादन किया। अब उन्हीं महिला किसानों से दाल खरीदकर सखी मंडल की दीदियां सामूहिक रूप से दाल प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। मिनी दाल मिल बनाया है जिसमें सिर्फ अरहर ही नहीं, चना, मसूर और बाकी सब चीज़ का भी दाल निकाला जा सकता है और इसके लिए एक बड़ा बाजार है। दाल की मांग आप देख रहे हैं, जो भी छोटे मोटे बाजार हैं वहाँ भी है। और एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाने का एक प्रयास किया गया है। ये अभी तक प्रारंभिक चरण में है, अभी अच्छे परिणाम इसके मिल रहे हैं और इसको हम लोग सक्सेस मॉडल को देखते हुए बाकी जगह पर भी इस तरह का मॉडल बनाने की बृहद स्तर पर बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पाकुड़ के खिरुडी गांव में महिला किसानों को जहां उत्पादित अरहर की उचित दर मिल रही है, वहीं सखी दीदियों को प्रोसेसिंग के बाद सही मुनाफा। कोरोना काल में JSLPS के सहयोग से सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण की दिशा और दशा तय की है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान अम्फान अभी पश्चिम बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर दक्षिण में है। रांची मौसम केंद्र के निदेशक ने इसके सुपर साइक्लोन में तब्दील होने की आशंका जताई है। निदेशक ने कहा है कि 20 और 21 मई को झारखंड के साउथ ईस्ट भाग के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और नॉर्थ ईस्ट के गोड्डा, दुमका, साहेबगंज और आसपास के जिलों में प्रभाव इसका दिखेगा और बारिश होगी। स्टॉर्म पहले से बना हुआ था देर दिनों में, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में डिस्प्ले हो गया है। और हम देखिए ट्रैक, ये साइक्लोन अम्फान है, इसका जो मूवमेंट है धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा। ये साइक्लोन है अम्फान, धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होगा। अगर हम ट्रैक देखें
तो ये ट्रैक जो एक्सपेक्टेड जो ट्रैक है टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव करेगा और भी फर्दर इंटेंसिफाई होने का चांस है। अभी करंट इंटेंसिटी जो है ये 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा में अभी इसका इंटेंसिटी है। मेनली जो साउथ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और उसका साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जैसे साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, इसी साइड में तो लाइक टू मॉडरेट रेनफॉल। जहां वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। घटना कल की है। दरअसल डीएफओ को खजुरात जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटे जाने की जानकारी मिली और इसके बाद मौके पर टीम पहुंच गई। लकड़ी और आरा मिल को जब्त करने की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, लोगों ने हमला बोल दिया। वन विभाग की 2 गाड़ी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल आरा मिल संचालक समेत अन्य आरोपियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। महिलाएं, मर्द, बच्चे सारे लोग मिल करके ईटा पत्थर ये सब चलाने लगे। काफ़ी संख्या में पूरे गांव वाले आक्रोशित हो गए और जिसमें हम लोगों ने कुछ देर तक मोर्चा संभाला, लेकिन कुछ गार्ड जो है वो दूसरे साइड पर थे। एक और जो आरा मिल था वहाँ थे। तो फिर देखें कि अपनी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही श्रेयस्कर होगा। और सिमडेगा में उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती इलाके के चूनाडीह में पुलिस और पीएलएफआई नक्सलियों के बीच कल मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में एक नक्सली की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है, जबकि 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया है कि पीएलएफआई संगठन से जुड़े नक्सली इलाके में अपनी गतिविधि तेज कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके बाद जलडेगा थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक AK-47 समेत बड़ी मात्रा में कारतूस जब्त किया है। कुल 7 लोग इस मुठभेड़ में 7 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक मुठभेड़ में मारा गया है, एक को गोली लगी है और 5 पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर के 6 हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47 है, 4 315 का राइफल है और 1 कट्टा है। कितने राउंड गोली चली है? गोली पुलिस की तरफ से करीब 300 राउंड के आसपास गोली चली है। अभी हम लोग उसका डिटेल अभी आ रहा है। मुठभेड़ के दौरान सर कितने नक्सली होंगे वहाँ? कुल 15-16 नक्सलियों के होने की बात सामने आ रही है कि 16 लोग। और अब देखते हैं झारखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। गिरिडीह के नौडिया में अवैध आरा मिल पर छापेमारी, करीब 5 लाख रुपए की अवैध लकड़ी जब्त, मिल के संचालकों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। खूंटी में विधायक विकास मुंडा ने न्यूज 18 की खबर का लिया संज्ञान, पानी से टूटे पाइपलाइन को कराया दुरुस्त। लॉकडाउन में सामाजिक संस्था ने जरूरतमंदों के बीच किया भोजन सामग्री का वितरण, कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग की दी जानकारी। जमशेदपुर में निजी संस्था ने कोरोना योद्धाओं के बीच किया नाश्ता और पानी का वितरण, CCR TSP ने पहल के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन 4 के पहले दिन जामताड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, खेल मैदान के सब्जी मंडी में मछली खरीदने को लेकर उमड़ी भीड़। कोरोना लॉकडाउन के बीच गोड्डावासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अलग पावर ग्रिड से जिले के लिए पावर की सप्लाई शुरू। लॉकडाउन के दौरान गुमला में बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार कर रहे ब्लड डोनेट, सदर प्रखंड के खरका के पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन। लॉकडाउन में बिजली विभाग के ग्राहकों से बिल का भुगतान करने की अपील, कहा सही समय पर बिल जमा करने से लगातार मिलती रहेगी सेवा। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Largest news network, News